बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जितने भी पाकिस्तान के अंदर बिज़नेस इंडिविजुअल्स हैं तो उनके लिए भी रिटर्न फाइल करना लाजमी होती है, जैसे कि बाकी अदर पर्सनस के लिए होती है। तो रिगार्डिंग दैट जो ना इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी ऐसा पर्सन जो कि अपना बिज़नेस कर रहा है और वो अपनी जो है ना बेसिकली उसका जो स्मॉल बिज़नेस है और वो ख़ुद से जो ना रिटर्न फाइल करना चाह रहा है, तो इस वीडियो को देख के जो ना वो इंशाल्लाह जो ना वो इजीली अपनी रिटर्न फाइल कर सकता है। इसको ना इस तरह इजीली बनाया गया है कि कोई भी जो पर्सन जो ना जिसका अकाउंटिंग और टैक्स का बैकग्राउंड नहीं है तो वो भी जो ना इस रिटर्न को फाइल कर सकता है। इन केस अगर उसके थोड़े से डिफरेंट कॉम्प्लेक्स सिनेरियोस है तो फिर उसे लाजमी तौर पर जो ना किसी कंसल्टेंट को हायर करके ना उसी से रिटर्न फाइल करनी चाहिए, ख़ुद से फाइल नहीं करनी चाहिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बिज़नेस जितने भी बिज़नेस है तो उसमें ना तीन मेजर सेक्टर्स होते हैं। एक ट्रेडिंग का सेक्टर होता है, एक सर्विस का सेक्टर होता है और एक मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर होता है। तो इन तीनों सेक्टर के भी ना आगे डिफरेंट सब सेक्टर्स होते हैं। तो जितने भी सेक्टर्स हैं उन सबको जो ना बेसिकली एक ही वीडियो के अंदर या एक ही सीटिंग के अंदर जो ना उसको सबको मैनेज करना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जो ना इस वीडियो को बेसिकली जर्नली बनाया गया है कि जर्नली कोई भी बिज़नेस इंडिविजुअल होगा जो कि एज अ सोल प्रोप्राइटर अपना बिज़नेस कर रहा है तो इस वीडियो को देख के ना बेसिकली वो अपनी ना रिटर्न फाइल कर सकता है खुद से। तो बाकी जो डिफरेंट स्पेसिफिकली उसके सेक्टर से रिलेटेड जितने भी उसके टैक्स के मैटर्स हो गए तो फिर ना उसको स्पेसिफिकली डील किया जाएगा। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्यूरी होगी तो आप जो ना वीडियो के एंड पे या फिर किसी भी वीडियो को कमेंट सेक्शन में जो ना आप पूछ सकते हैं उसको। जी, आप वीडियो की तरफ आते हैं कि इस वीडियो को बेसिकली ना डिफरेंट पार्ट्स में सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है ताकि जो ना आपके लिए इजी हो और इजीली जो ना अपने रेलिवेंट एरिया को ना आप अप्रोच करके ना वीडियो को देख सकें और उसकी अंडरस्टैंडिंग ले सकें। सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे पर्सन हैं जिनके लिए रिटर्न फाइल करना लाजमी है। तो इसके लिए ना बेसिकली इसी चैनल के ऊपर एक डिफरेंट वीडियो अवेलेबल है, तो आप उस वीडियो को देख के ना मुकम्मल गाइडेंस ले सकते हैं, रहनुमाई ले सकते हैं। दूसरा वीडियो का कंटेंट ये है कि बिज़नेस इंडिविजुअल का जो प्रॉफिट होता है, जो बिज़नेस में हम अर्न करते हैं तो उस पर जो नेट प्रॉफिट होता है तो किस प्रॉफिट के ऊपर जो ना और उस प्रॉफिट की कितनी अमाउंट के ऊपर टैक्स स्टार्ट होता है, कितना टैक्स पड़ता है। तो इसके लिए ना बेसिकली फर्स्ट स्केड्यूल के अंदर जो ना रेफरेंस है तो फर्स्ट स्केड्यूल के अंदर डिटेल में ये मेंशन है। तो आप जो ना वो फर्स्ट स्केड्यूल के पार्ट 1 में जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का है तो उसमें जो ना आपको गाइडेंस मिल जाती है। तो नॉर्मली जो ना 4 लाख तक का तो जो प्रॉफिट होता है तो 4 लाख के प्रॉफिट के ऊपर कोई टैक्स नहीं होता। 4 लाख के प्रॉफिट के ऊपर 4 लाख के प्रॉफिट के बाद जो ना बेसिकली टैक्स स्लैब रेट स्टार्ट हो जाता है तो उसके अकॉर्डिंगली जो ना बेसिकली टैक्स पे करना पड़ता है। वीडियो का तीसरा पोर्शन ये है कि कौन कौन सा डाटा या इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगा हमें जो ना अपनी बिजनेस इंडिविजुअल की टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए। जी, जो बिज़नेस इंडिविजुअल है बेसिकली इसको ना 3 तरह का डाटा रिक्वायर्ड होगा। एक तो इसने इसके बिज़नेस के लिए डाटा रिक्वायर्ड होगा जो कि बिज़नेस के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस इसे स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, कोई बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। दूसरा जो ना इस अपनी जो पर्सनल वेल्थ स्टेटमेंट है तो रिगार्डिंग दैट उसके लिए डाटा रिक्वायर्ड होगा। पर्सनल वेल्थ के अंदर बेसिकली पर्सनल एक्सपेंसेस कवर होते हैं, पर्सनल एसेट्स आते हैं और पर्सनल लाइबिलिटीज़ आती हैं। तो ये जो ना बेसिकली 2 डिफरेंट टर्म्स में जो ना बेसिकली डाटा रिक्वायर्ड होता है। तो इसको हम 1 बाय 1 देखते हैं कि क्या क्या डाटा चाहिए होगा। तो बिज़नेस के लिए उसके लिए जो डाटा रिक्वायर्ड होगा तो उसमें जो प्रॉफिट लॉस बनाने के लिए सेल्स का डाटा चाहिए होगा। सेल्स के लिए फिर कोई भी अदर इनकम होगी जो कि उसकी अदर दैन सेल्स की एक्टिविटी होगी तो वो डाटा रिक्वायर्ड होगा। इसके अलावा जो बिज़नेस के अंदर जितने भी टैक्स एक्सपेंसेस इंकर्ड होंगे तो वो वाला डाटा चाहिए होगा। तो इसके अलावा आपको बताते जाएँ बेसिकली जो ना टैक्स ईयर होता है बेसिकली वो जुलाई से लेकर जून तक का पीरियड होता है। अगर किसी का कोई स्पेशल टैक्स ईयर नहीं है, नॉर्मली जो टैक्स ईयर जो बेसिकली 12 महीने के अंदर फॉल होता है तो वो जुलाई से जून तक का होता है। तो अभी जो ना हम जो रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं बेसिकली टैक्स ईयर 2021 के हिसाब से फाइल करने जा रहे हैं। तो इसके हिसाब से ना बेसिकली हम डाटा अरेंज करेंगे। तो अगर आपका जो भी रेलिवेंट टैक्स ईयर होगा, चाहे टैक्स ईयर 2022 हो तो आपने उसके हिसाब से डाटा अरेंज करना है। अगर आपका टैक्स ईयर 2020 है तो आपने उस हिसाब से डाटा अपना अरेंज करके ना बेसिकली उसकी रिटर्न फाइल करनी है। तो अभी हम फिलहाल टैक्स ईयर 2021 के हिसाब से डाटा अरेंज करेंगे क्योंकि हमने इसकी रिटर्न फाइल करनी है। तो इसके हिसाब से ना बेसिकली जो उसके रेलिवेंट डाटा होगा वो हम अरेंज करेंगे। तो रिगार्डिंग प्रॉफिट लॉस बेसिकली से जितनी भी सेल्स इनकम सेल्स की होगी 12 महीनों के अंदर और इसके अलावा उस बिज़नेस के एक्सपेंसेस हुए होंगे जुलाई 2020 से लेकर जून 2021 तक, तो वो चाहिए होंगी डिटेल। तो इसके अलावा जो ना बेसिकली
जो बिज़नेस रिलेटेड जितने भी उसके एसेट्स होंगे, लाइबिलिटीज़ होंगी, और जो बिज़नेस के अंदर उसने इन्वेस्टमेंट की होगी, तो वो चीज़ें चाहिए होंगी जो कि उसने बिज़नेस की बैलेंस शीट के अंदर ना पुटिंग करनी है। तो इसके अलावा जो उसके पर्सनल एसेट्स या लाइबिलिटीज़ या कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट होगी जो कि उसने किसी और बिज़नेस के अंदर इनकट की होगी, चाहे किसी के साथ पार्टनरशिप में की हो या फिर किसी कंपनी के शेयर्स लिए हो, तो वो बेसिकली ना बिज़नेस की बैलेंस शीट के अंदर वो कवर नहीं होगी, वो बेसिकली उसकी पर्सनल वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर उसको कवर करेंगे हम। जी, दूसरे डाटा रिक्वायरमेंट के हम दूसरे पार्ट्स में देते हैं कि पर्सनल वेल्थ से रिलेटेड जो जो से डाटा रिक्वायर होगा उसमें पर्सनल एक्सपेंसेस है, पर्सनल एसेट्स है और पर्सनल लाइबिलिटीज़ है। अब पर्सनल एक्सपेंसेस के अंदर बेसिकली जो जो भी एक भी कोई भी पर्सन जो ना अपनी पर्सनल कैपेसिटी में अदर देन बिजनेस एक्सपेंस, पर्सनल कैपेसिटी में ये इंडिविजुअली अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए जो जो भी एक्सपेंसेस इनकम करेगा ना 12 महीनों के अंदर जो टैक्स ईयर में फॉल होते हैं, तो उसके रिगार्डिंग जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो सारे के सारे ना उसने डाटा अरेंज करना है। तो इसमें जो मेन एक्सपेंस होते हैं कि अगर आप एजुकेशन फ़ीस पे कर रहे हैं तो आप अपने बच्चों की या आप किसी के भी यहाँ पे एजुकेशन फ़ीस पे कर रहे हैं, तो उस एजुकेशन की फ़ीस की डिटेल चाहिए होगी। तो इसके ऊपर ना विद होल्ड टैक्स होता है, तो वो विद होल्ड टैक्स भी आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा अगर वो रेलिवेंट जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो ना आपका टैक्स विद हेल्ड कर रही है। तो इसके अलावा जो पीटीसी के बिल्स है और इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स हैं, इनकी डिटेल भी चाहिए होगी। तो इनके ऊपर जो ना बेसिकली विद होल्ड टैक्स कटा होता है, तो इसके अंदर डिटेल्स होती हैं। तो ये विद होल्ड टैक्स भी जो ना आपकी ना टैक्स लाइबिलिटी को कम करने के लिए ना मददगार साबित होगी। तो इसके अलावा जो आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर जो विद होल्ड टैक्स सर्टिफिकेट होता है वो आपको चाहिए होगा। तो जितने भी आपके नाम पे सिम्स इशू हुई पड़ी हैं, तो या आपकी सीएनसी के ऊपर इशू हुई पड़ी हैं, तो आप जो ना बेसिकली उनका सबका विद होल्ड टैक्स सर्टिफिकेट यूज़ कर सकते हैं। यानी कि जो भी उस पर विद टैक्स विद हेल्ड हुआ होगा तो वो अपना अपनी टैक्स रिटर्न के अंदर उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ताकि आपकी ना इनकम टैक्स लाइबिलिटी कम हो सके। इसके अलावा जो आपने ज़कात पे की होगी, डोनेशन पे की होगी, तो वो भी अगर डाटा उसका अवेलेबल है, इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तो बेहतर है, वो भी चाहिए होगी। तो जो ज़कात और डोनेशन जो ना बेसिकली एफबीआर ने अपने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर जो ना कुछ इंस्टीट्यूट मेंशन किए हुए हैं। एफबीआर ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर जो ना बेसिकली कुछ जो है ना एनजीओस टाइप के जो इंस्टीट्यूट होते हैं जो कि वेलफेयर का काम कर रही होती है पाकिस्तान के अंदर, उनको जो ना लिस्ट आउट किया हुआ है। तो अगर आप ज़कात या डोनेशन उनको पे करेंगे तो उसके अगेंस्ट ना बेसिकली आपको टैक्स क्रेडिट भी मिल जाएगा। तो ये स्पेसिफिक लिस्ट है, तो वो आपको ना इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में ना वो मिल सकती है लिस्ट। इसके अलावा अगर आपने कोई हाउस लोन लिया हुआ है तो उसके अगेंस्ट जो माका पे करें तो वो भी है। इसके अलावा कोई ऐसी आप जो पेमेंट कर रहे हैं जो कि आपने किसी से लोन लिया हुआ है या बैंक से लोन लिया हुआ है या अपनी कंपनी से लोन लिया हुआ है या किसी और पर्सन से लोन लिया हुआ है, तो उसके अगेंस्ट आपको जो पेमेंट कर रहे हैं तो उसकी डिटेल चाहिए होगी। इसके अलावा आप जो गाड़ी आपके पास होगी तो उस गाड़ी का आप एनुअली टैक्स टोकन टैक्स पे करते हैं तो उसकी डिटेल चाहिए होगी। इसके अलावा जो ना बेसिकली अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी टैक्स पे कर रहे हैं आप लोकल गवर्नमेंट को या कैंट के अंदर रह रहे हैं तो कैंट वाले को टोकन टैक्स पे कर रहे हैं तो उसकी टैक्स की डिटेल भी चाहिए होगी, वो भी आपके पर्सनल एक्सपेंस में कवर हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो कि आपने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कवर इनकट किया होगा, आपने किया होगा, तो वो भी हाउस होल्ड एक्सपेंस में कवर हो जाएगा। तो इन सब की डिटेल्स अगर आपके पास अवेलेबल है तो ठीक है, तो नहीं तो फिर आप ना उसको हाउस होल्ड एक्सपेंस जो ना किसी लमसम वैल्यू को भी ना आप पुट करके जो ना आप रिटर्न के अंदर ना उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये रिगार्डिंग एक्सपेंस डिटेल होगी। तो इसके बाद ना जो पर्सनल एसेट्स होंगे जो कि आपने पर्सनली आपके नाम पे ट्रांसफ़र हुए होंगे या आपके सीएनसी के ऊपर वो रजिस्टर कर रहे हैं, तो उसकी डिटेल चाहिए होगी। उसमें क्या होगा कि ऐसी तो इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है कि ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो कि उस रेलिवेंट टैक्स ईयर के एंड के ऊपर फॉल करी होगी, यानी कि अभी हम टैक्स ईयर 2021 की बात कर रहे हैं तो इसकी टैक्स ईयर 2021 की क्लोजिंग डेट है 30 जून 2021। तो 30 जून 2021 की डेट के ऊपर कोई ऐसा एसेट जो कि आपके नाम पे एग्जिस्ट कर रहा होगा तो उसकी डिटेल चाहिए होगी। तो उसकी डिटेल में क्या क्या चाहिए होगा कि उसकी मेजरमेंट चाहिए होगी, यानी कि वो कितने एरिया उसका उस प्लॉट का या उस घर का या उस बिल्डिंग का, उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी डेट ऑफ परचेज़ कितनी है और वो कब से आपके नाम रजिस्टर कर रही है। तो इसके अलावा कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो कि आपने ड्यूरिंग द ईयर सेल या परचेज़ की हो तो उसकी डिटेल चाहिए होगी। इसमें क्या होगा कि जब आपने कोई प्रॉपर्टी सेल या परचेज़ करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली उसके ऊपर ना विद होल्ड टैक्स भी करता है 1% के हिसाब से। अगर आपकी प्रॉपर्टी जो ना 4 साल के बाद जाके ना वो सेल्स नहीं हो रही तो उस पर विद होल्ड टैक्स भी करता है। तो वो विद होल्ड टैक्स जो ना बेसिकली आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में आपकी इनकम टैक्स लाइबिलिटी के अगेंस्ट एडजस्टमेंट हो जाती है, तो वो फिर आपको ना कम टैक्स पे करना पड़ता है एनुअली।
तीसरे नंबर पे ना, अगर आपने किसी भी बिज़नेस के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है तो उस इन्वेस्टमेंट की डिटेल चाहिए होगी। अगर आपने किसी दोस्त के साथ इन्वेस्टमेंट की हुई है या किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है या किसी कंपनी के अंदर शेयर्स परचेज किए हुए हैं या कोई भी आपने सेविंग सर्टिफिकेट वगैरह रखे हुए हैं, तो वो उसकी ना बेसिकली वैल्यू चाहिए होगी जो कि 30 जून 2021 डेट के ऊपर फॉल कर रही होगी। इसके अलावा ऐसे तमाम बैंक बैलेंसेस जो कि आपके CNH के ऊपर रजिस्टर कर रहे होंगे, तो उन तमाम बैंक अकाउंट्स के बैंक बैलेंस चाहिए होंगे जो कि 30 जून 2021 की डेट के ऊपर फॉल कर रहे होंगे। तो इसके अलावा कोई भी ऐसी गाड़ी जो कि आपके नाम पे रजिस्टर करी होगी तो उसकी डिटेल चाहिए होगी जो कि इस टैक्स ईयर की क्लोजिंग डेट के ऊपर फॉल करी होगी। और इसके अलावा कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट या सेविंग सर्टिफिकेट आपने जो लिए होंगे वो चीज़ चाहिए होगी। और अगर आपके नाम पे कोई प्राइस बोर्ड वगैरह रजिस्टर कर रहे हैं तो वो उसकी डिटेल चाहिए होगी। अगर आपके जो बच्चे हैं तो आपने अपने बच्चों को प्रॉपर्टी परचेज की हुई है तो उसकी डिटेल चाहिए होगी। तो इसके अलावा कोई भी ऐसा लोन जो कि आपने किसी पर्सन को दिया होगा तो वो उस लोन की डिटेल चाहिए होगी। अब हम पर्सनल लाइबिलिटी की तरफ आते हैं कि लाइबिलिटी में वो चीज़ें शामिल होगी जो कि आपने किसी को पेमेंट करनी होगी और आपने पर्सनल कैपेसिटी में वो लोन लिया होगा। ये बिज़नेस लोन शामिल नहीं है, इसमें बेसिकली पर्सनल कैपेसिटी के लिए लोन शामिल है। यानी कि आपने किसी बैंक से लोन अगर लिया हुआ तो उस लोन का बैलेंस मेंशन करना होगा। अगर आपने किसी कंपनी में लोन लिया हुआ है तो या आप किसी के अंदर एम्प्लॉई भी हैं तो कंपनी के से लोन भी लिया हुआ तो उस लोन का बैलेंस शो करना आपने। इसके अलावा आपने किसी पर्सन से लोन लिया हुआ है तो वो लोन की अमाउंट भी मेंशन करनी है। तो यहाँ पे आपको बता दिया है बेसिकली नॉर्मली क्या होता है कि हम जो किसी भी पर्सन से या किसी भी और इंडिविजुअल से या किसी कंपनी से लोन लेते हैं तो लोन लेते हुए ना बेसिकली इन कंडीशन को भूल जाते हैं। उसके ना कुछ क्राइटेरिया होता है कि जो IBR कहता है कि अगर आपने किसी से लोन लेना है तो ये इन कंडीशन के मुताबिक लोन लेना आपने, अदरवाइज ना उस लोन को हम ना लोन ट्रीट नहीं करेंगे, उसको ना अदर इनकम में फॉल कर देंगे, उसको हम अदर इनकम ट्रीट करेंगे। फिर उसके हिसाब से ना बेसिकली आपको ना इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये लोन की कंडीशंस लेने की कंडीशंस क्या क्या है कि वो जो लोन आप बेसिकली ले रहे हैं तो वो बेसिकली या तो क्रॉस चेक के थ्रू पेमेंट हुई हो या फिर ऑनलाइन बैंक के थ्रू उसकी ना ट्रांसफ़र हुई हो। तो ये चीज़ लाजमी है, अदरवाइज जो ना आपका लोन एक्सेप्ट नहीं होगा, वो बेसिकली अदर इनकम ट्रीट हो जाएगी। दूसरी कंडीशन ये है कि बेसिकली जो लोन लेने वाला और जो लोन देने वाला है दोनों का NTN का होना लाजमी है, अदरवाइज ना वो आप लोन की कंडीशन मीट नहीं करेंगे। जो थर्ड कंडीशन है बेसिकली ये लोन की ये जो ना ऑर्डिनेंस के अंदर ये कंडीशन मेंशन नहीं है, लेकिन बेहतर है कि आप ना लोन एग्रीमेंट भी साइन कर लिया करें स्टाम्प पेपर के ऊपर, 100 रुपये के स्टाम्प पेपर के ऊपर। तो जिससे क्या हुआ कि जो लोन का आपका एविडेंस होगा वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और कल को ना आपको लिए मसला भी नहीं होगा उसके लिए। जी, अब हम वीडियो के फोर्थ पार्ट की तरफ आते हैं कि जो हमने डाटा तो हमने कंपाइल कर लिया हुआ है, लेकिन अब हमने किस सीक्वेंस से अपनी वर्किंग बनानी है ताकि हमारी जो वर्किंग जो ना बेसिकली वो ठीक तरीके से बने और वो सीक्वेंस से बने। तो इसको हम देखते हैं। अब बेसिकली जो हमने डाटा कंपाइल करने के बाद जो हमने वर्किंग यहाँ पे बनानी है कि हमने क्या करना है कि सबसे पहले अपना डाटा कंपाइल करना है। अब डाटा कंपाइल क्या क्या करना है कि जो कि हमने पहले डिस्कस कर लिया हुआ है कि हमने क्या क्या डाटा चाहिए होगा अपनी बिजनेस इंडिविजुअल की रिटर्न फाइल करने के लिए। तो उसको डाटा को जो डाटा चाहिए होगा हमने उसको ना एक शीट के अंदर जो कि अभी आपके साथ प्रीवियसली डिस्कस किया हुआ है उसको कंपाइल करना है। आप कंपाइल करने के बाद सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है उस बिज़नेस का। तो फिर इस प्रॉफिट एंड लॉस के बाद जो ना बेसिकली बैलेंस शीट बनानी है उस बिज़नेस की, और उसके बाद जो ना बेसिकली हमने वेस्ट स्टेटमेंट को फाइनल करना है। तो वेस्ट स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती है कि उस इंडिविजुअल की पर्सनल एक्सपेंस शामिल होता है, उसकी पर्सनल एसेट शामिल होते हैं, और इसी एसेट के अंदर ना बेसिकली एक तो पर्सनल एसेट शामिल होता है और इसी के अंदर ना जो उसका जो इंडिविजुअल बिजनेस का जो इक्विटी होती है ना, जो कैपिटल होता है, तो वो भी इसी पर्सनल एसेट के अंदर शामिल होता है। और इसके अलावा पर्सनल लाइबिलिटी शामिल होती है। और इसके बाद जो क्या करते हैं हम ना बेसिकली नेट वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना लेते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो इनफ्लो होता है हमारा, वो जो आउटफ्लो होता है, वो जो नेट इंक्रीज और डिक्रीज एसेट होता है, तो वो बेसिकली उसकी डिटेल आ जाती है। तो ये बेसिकली सीक्वेंस होता है कि जो कि हमने अपने टैक्स रिटर्न की जो वर्किंग है तो उसको फाइनल करना होता है। उसको इस तरीके से ना हमने उसको ना आगे लेके चलना होता है जो कि बिजनेस इंडिविजुअल होता है। जी, अब हम ना अपने वीडियो फिफ्थ पार्ट की तरफ आते हैं कि ई फाइलिंग प्रोसीजर क्या है। अब ई फाइलिंग प्रोसीजर में बेसिकली हमने ऑनलाइन इसको डाटा का पुटिंग करनी है, लेकिन उससे पहले जो ना जो हमने जो टैक्स वर्किंग है बेसिकली जो कि हमने अपने डाटा की बेस पे कंपाइल की होगी, तो उसको हम देखेंगे कि पहले हमने जो टैक्स वर्किंग जो ना वो किस तरह बनानी है और उसमें क्या क्या चीज़ें हमने कहाँ कहाँ पे पुट करनी है। तो ये जो बेसिकली जो वर्किंग बनाई गई है तो इस तरह बनाई गई है क्योंकि जो लोग जिनका टैक्स और अकाउंटिंग का बैकग्राउंड नहीं है तो वो भी ना इसको इजीली मैनेज कर सकें, और इसमें सिंपली जो ना आपने प्लस माइनस करना है और चीज़ों को जो ना रीअरेंज करना है।
जी, ये जो है ना बेसिकली अभी जैसे कि आपसे डिस्कस किया था कि हमने सबसे पहले प्रॉफिट लॉस बनाना है, फिर बैलेंस शीट बनानी है, फिर बाद में ना उसकी वेस्ट स्टेटमेंट बनानी है। तो प्रॉफिट लॉस का बेसिकली ना ये एक फॉर्मेट है सिंपल सा, जो कि कोई भी पर्सन यूज़ कर सकता है, जो कि बिजनेस इंडिविजुअल के लिए हमने जो ना बनाना होता है। तो इसमें जैसा कि आपको पहले भी बताया गया कि तीन मेजर सेक्टर होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विस सेक्टर। अब इनके भी ना आगे डिफरेंट सब सेक्टर्स होते हैं, तो इन सब को ना बेसिकली इतने सारे सेक्टर्स होते हैं, जितने भी बिजनेस है, बिजनेस सेगमेंट है या बिजनेस सेक्टर है, तो सबको जो ना बेसिकली एक ही शीट के अंदर या एक ही वीडियो के अंदर ना वो कवर करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर किसी की ना अपनी अपनी जो ना डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है उसकी डाटा को कंपाइल करने की, और उसके अंदर जो उनके जो बिजनेस सिनेरियोस होते हैं उसको ना हैंडल करने की। अभी हम एक जनरल शीट बना लेंगे, तो फिर आपकी जो आपकी रेलिवेंट जो बिजनेस सेक्टर होगा तो उसके मुताबिक जो ना उसको थोड़ा सा आपको मेंड करना पड़ेगा लाजमी। अदरवाइज जो है ना ये पॉसिबल नहीं है कि एक जनरल जो शीट जो ना हर जगह यूज़ हो सके। तो इसमें जो ना बेसिकली जो अभी ये वाली हमने वर्किंग कर रहे हैं, बेसिकली ये ट्रेडर के लिए कर रहे हैं कि जो ऐसा एक पर्सन जो कि एक ट्रेडिंग कर रहा है, तो उसकी जो ना बेसिकली बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस कैसे बनेगा। तो जो दूसरे होंगे तो वो अपने हिसाब से ना उसको थोड़ा सा अमेंड करना पड़ेगा, तो वो आपने देखना होगा एज पर योर सिनेरियो। तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले जो आपने सेल्स रिकॉर्ड करनी है, तो सेल्स की ना ये जो बेसिकली वैल्यूज है ना बेसिकली ये पूरे 12 महीने की है, यानी कि जुलाई 2020 से लेकर जून 2021 तक। तो अगर जो आपका रेलिवेंट टैक्स ईयर होगा तो आपने उसके हिसाब से ना अपनी जो वैल्यूज है ना उसको कंपाइल करनी है। तो इसमें सेज आ जाती है, तो सेज जो आपकी बेसिकली यहाँ पे आ रही है ना, वो बेसिकली सेज जो आ रही है ना वो लेस ऑफ सेल टैक्स होके आ रही है। तो ये सेल्स आ गई है, तो इसमें अगर कोई आपकी रिटर्न भी है तो रिटर्न भी माइनस हो जाएगी, तो ये आपकी नेट ऑफ सेल्स नेट ऑफ रिटर्न आ जाएगी। तो अगर आपने कोई सेल टैक्स भी आपका है तो वो भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ फिर जो ना आप इसको जो ना भाई इस जो ये जो सेल्स है ना इसमें से आप सेल टैक्स माइनस करके यहाँ भी लिख सकते हैं। तो जो हमने वैल्यू लेके चलनी होती है रिटर्न के अंदर बेसिकली वो नेट ऑफ सेल टैक्स वैल्यू लेके चलनी होती है, यानी कि ये एक्सक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स वैल्यू। तो ये हमारे पास सेल्स आ गई। अब हमने क्या करना है कि हमने इसमें पहले डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करने हैं, फिर बाद में हमने एडमिन एक्सपेंस माइनस करने हैं। अब डायरेक्ट एक्सपेंस में से क्या कि जो सबसे पहले आपका स्टॉक होता है, फिर जो परचेजेस की होती है वो होती है, और फिर जो लेस क्लोजिंग स्टॉक है वो हमने माइनस करना होता है। तो ये बेसिकली वैल्यूज अज्यूम की हुई है, तो आप अपनी जो आपका अपनी बिजनेस होगा उस हिसाब से ना आपने अपनी वैल्यूज पुट कर देनी है। तो इन केस आपका बिजनेस सेक्टर जो ना बेसिकली सर्विस सेक्टर होगा, तो आपने इन स्टॉक को कुछ नहीं लेना, तो यहाँ पे आपकी ना ये तीनों वैल्यू जीरो जीरो आ जाएगी, क्योंकि आपने कोई भी आइटम जो ना वो सेल परचेज नहीं की हुई, तो आपने सिर्फ सर्विस सेल की परचेज की है, तो फिर उस लिहाज से ना जो आपका स्टॉक वाली जो वैल्यू है ना वो जीरो आ जाएगी ये तीनों जगह पे। तो ये सर्विस सेक्टर के केस में होगा। अदरवाइज जो ना जो ट्रेडिंग वाला सेक्टर होगा तो उसमें इन केस में ना बेसिकली ये वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी हमें। उसके बाद ना बेसिकली आपके जो अदर डायरेक्ट एक्सपेंस आ जाएंगे, उसमें जो मेजर होता है सैलरीज होती है, रिपेयर मेंटेनेंस होती है, फ्यूल होती है। तो ये एक्सपेंस जो ना आपने जो पूरे साल के जो आपके डायरेक्ट एक्सपेंस इनकर्ड हुए होंगे तो वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देने हैं। तो इसके अलावा जो ऐसे एक्सपेंस जो कि आप बाइफिकेट नहीं कर सकते, लेकिन आप समझते हैं कि वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो आपने उसको ना मिसलेनियस डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर शामिल कर देना है। तो इस तरह जो ना आपकी ना टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी। तो फिर टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स को आपने क्या करना है कि जो टोटल सेल्स है हमारी उसमें से टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करेंगे, तो हमारे पास ना जीपी आ जाएगा। अब जीपी क्या होता है, जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है जो कि डायरेक्ट एक्सपेंस इनकर्ड होने के बाद हमें मिलता है, तो वो ग्रॉस प्रॉफिट शामिल होता है। तो इसके बाद हम जो क्या करेंगे, हम जो हमारे एडमिन एक्सपेंस होंगे ना, जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस होंगे हमारे बिजनेस के, उन सबको हम माइनस करेंगे। तो इसमें जो जो एक्सपेंस हो गया आपने उसको अकॉर्डिंगली आप उसको पुट कर देंगे। और अगर आप समझते हैं कि कोई भी ऐसा एक्सपेंस जिसको आप बाइफिकेट नहीं कर पा रहे, तो या फिर आप समझते हैं कि इतने ज़्यादा हम हेड नहीं बना सकते, आप डायरेक्टली बेसिकली ना उसको मिसलेनियस एक्सपेंस के अंदर पुट करके ना, तो आप ना उसको लमसम करके ना आप उसको माइनस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एडमिन एक्सपेंस आ गए। इसके बाद क्या होगा कि हमारे पास ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। तो इसमें तो इसके बाद फाइनेंशियल चार्जेस अगर हमारे होंगे तो वो हम मेंशन कर देंगे, अगर नहीं होंगे तो इसको हम जीरो कर देंगे। तो इसके बाद हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। अब जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ना बेसिकली इसके ऊपर ना हम स्लैब रेट लगाएंगे, जो कि बिजनेस इंडिविजुअल का स्लैब रेट होगा। तो इसके ऊपर जो टैक्स अप्लाई होगा तो वो टैक्स वाले हमारे फील्ड में आ जाएगा। तो इसके बाद जो हमारा टैक्स लगने के बाद जो हमारे पास ना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। तो ये जो बेसिक जो टैक्स वाला जो रेट है या फिर जो टैक्स वाला फार्मूला जो हमें कहाँ से मिलेगा, जो हमारा जो है ना इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का जो फर्स्ट स्केड्यूल है, तो उसका जो डिवीजन 1 का जो पार्ट 1 है बेसिकली वो वहाँ से ना आपको ना स्लैब रेट मिल जाएगा। ये अभी हम आपको दिखा भी देते हैं। जी, ये जो है ना बेसिकली ये स्लैब रेट ये जो टेबल है बेसिकली इसमें डिफरेंट स्लैब रेट्स हैं जो कि बिजनेस इंडिविजुअल के ऊपर अप्लाई होंगे।
तो करंटली क्या है कि जो 4 लाख तक का जो प्रॉफिट है वो बेसिकली वो एग्जम्प्ट है, उसके बाद जो ना वो टैक्स स्लैब रेट अप्लाई होना शुरू हो जाता है। तो ये मैक्सिमम जो है ना बेसिकली 6 मिलियन तक जाता है। तो उसके बाद जो ना बेसिकली 6 मिलियन के बाद जो ना 35% जो ना वो टैक्स अप्लाई होना शुरू हो जाता है, जो कि आपको प्रॉफिट आएगा। जी ये देख लिया आपने कि जो स्लैब रेट हमने लगाया था, तो इसके मुताबिक जो ना फार्मूला लगा के ये टैक्स अप्लाई हुआ है। तो ये इतनी वैल्यू के ऊपर जो ना बेसिकली हमें ये टैक्स पड़ता था, तो ये उसके बाद जो ना हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये आ रहा है। तो अब क्या करेंगे हम, दूसरे सेकंड पे हम बैलेंस शीट बनाएंगे अपनी। जो बैलेंस शीट जो ना बेसिकली इस तरह का फॉर्मेट है, तो आप जो ना अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। बैलेंस शीट बनाने का बेसिकली बेसिक फार्मूला ये है कि जो बैलेंस शीट होती है उसमें एसेट्स होते हैं, एसेट जो ना बेसिकली इज इक्वल टू होते हैं कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़। तो उस हिसाब से ना हमने इसको ड्राफ्ट किया होता है। तो आप ना जो जो आपकी वैल्यूज होगी इसके हिसाब से आपने पुट कर लेनी है। अगर आपके पास कोई वैल्यू नहीं है, तो आप उसको ना बेसिकली ज़ीरो भी कर सकते हैं या फिर उसको ना लेफ्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टॉक इन ट्रेड है ये तब शामिल होगा अगर आपका ट्रेडिंग बिजनेस है या फिर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, तो तब होगा। अगर आपका सर्विस सेक्टर है तो तब ये ना बेसिकली ये ट्रेडिंग वाली आइटम नहीं आएगी। तो इसके अलावा जो बाकी जो हेड्स है वो सारे के सारे आ जाएंगे इस तरह ही। तो ये आपके सामने आने सारे आप इस हिसाब से ना अपने जो बिज़नेस के हिसाब से ना उसको रिकॉर्डिंग कर लेंगे। तो बेसिकली ये दो चीज़ें आपको बता देता हूँ कि इसमें जो ना ये टैक्स ड्यू फ्रॉम गवर्नमेंट, तो ये वो टैक्स वो आता है कि जो कि हमने एडवांस में इनकम टैक्स पे कर दिया होता है, तो यहाँ पे ना उसकी वैल्यू आती है। चूँकि करंट सिनेरियो में हमें फिलहाल हम ज्यूम कर रहे हैं कि हमारा कोई टैक्स भी हेल्ड नहीं हुआ ड्यूरिंग द ईयर, तो हम यहाँ पे इसको ज़ीरो ले रहे हैं। और दूसरा लाइबिलिटी साइड में ना ये जो हमारे पास ये वाला टैक्स है, तो ये टैक्स पेबल टू गवर्नमेंट है। बेसिकली ये वो टैक्स है जो कि हमारा अभी जो ना लाइबिलिटी अभी जो हमारा प्रॉफिट के ऊपर टैक्स जो लग रहा था ना, ये वो वैल्यू है। तो ये प्रॉफिट के ऊपर जो हमारा टैक्स लग रहा था ये वो वाली वैल्यू है। तो जितना टैक्स बन रहा था, तो ये हमने इसको ज़ूम किया कि हमने पे करना है, तो इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं हमारी। तो ये लाइबिलिटी हमारी की बन रही थी। तो इसके अलावा जो बाकी जो दूसरे हमारे अकाउंटिंग हेड है, तो हमने उसके हिसाब से ना जो जो हमारे लाइबिलिटी या एसेट्स बन रहे थे उसको ना बैलेंस शीट के अंदर पुट कर दिया हुआ है। तो अपनी बैलेंस शीट बना ली है। तो बैलेंस शीट में ना ये बेसिकली जो आपकी एसेट्स होते हैं इसकी वैल्यू, और नीचे जो इक्विटी प्लस जो ना आपकी लाइबिलिटीज़ हैं इसकी वैल्यू दोनों की बराबर होनी चाहिए। अगर ये बराबर नहीं है तो फिर आपने बैलेंस शीट अभी टैली नहीं है, तो आपने उसको ना वैल्यू को रीअरेंज करना होगा लाजमी तौर पे। जी ये हमारी दो चीज़ें बन गई, बैलेंस शीट भी, प्रॉफिट एंड लॉस भी बन गया और बैलेंस शीट भी बन गई। अब हम तीसरा हमारी क्या चीज़ रहती थी, हमने वेस्ट स्टेटमेंट अपनी ना फाइनलाइज करनी थी। तो वेस्ट स्टेटमेंट के अंदर तो एक तो हमारी क्या होता है कि इनकम वाला पोर्शन होता है, जो हमारी इनकम अर्न करनी है हमने, तो वो हमारी एक वैल्यू आ गई है। जो कि अभी ये वैल्यू कहाँ से आई है, जो कि हमने जो प्रॉफिट अर्न किया था ना, तो ये वो वैल्यू आ गई है। तो इसके बाद क्या होगा कि हमारे पर्सनल एक्सपेंसेस हैं जो कि वो हमारे पास आ गए हैं। तो पर्सनल एक्सपेंसेस जो कि हमने पहले डिस्कस कर लिए थे, जो जो चीज़ें हमें चाहिए होगी तो वो हमने अरेंज करनी है। और इसके बाद जो हमारे जो एसेट्स हैं, जो पर्सनल एसेट्स हैं बेसिकली वो सारी की सारी उसकी डिटेल हमने अपने पास अपडेट करनी है, रिकॉर्ड करनी है। और जो लाइबिलिटीज़ है जो कि हमने पर्सनल कैपेसिटी के अंदर किसी को पेमेंट करनी है, तो या पे करने वाली चीज़ रहती है, तो उनका ना हमें डाटा चाहिए होगा। तो ये चीज़ें आ गई हैं। तो ये डाटा जो ना बेसिकली आपने कंपाइल कर लेना अपनी शीट के अंदर, और इनको कंपाइल करने के बाद और इसको बनाने के बाद जो ना हमने फिर ना इसकी ई फाइलिंग करनी है। यानी कि हमने ये जितना भी डाटा जो ना हमने इसको ना इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर जाके ना इसको पुट करना है। अब हम ई फाइलिंग से स्टार्ट करते हैं कि हमने अपने इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर इसको डाटा हमने कहाँ पे पुट करना है। तो सबसे पहले हम ना लॉगिन करके ना ये डिक्लेरेशन वाले टैब में आएंगे। तो यहाँ पे ना बेसिकली जो है ना नॉर्मल टैक्स रिटर्न, इस टैब को हम ओपन करेंगे। अगर आप इस सैलरी वाली को ओपन करेंगे तो इसके अंदर बिजनेस वाला जो है टैब शो नहीं होगा। तो आपने जो ना बेसिकली नॉर्मल रिटर्न वाला जो ना ये टैब इसी को ओपन करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो ना बाद में जो पीरियड वाला जो है ना टैब, इस पर क्लिक करेंगे तो जहाँ पे जो जिस टैक्स ईयर के हम रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं, तो वो पीरियड मेंशन करना आपने। तो ये पीरियड टैक्स ईयर सेलेक्ट करने के बाद जो ना हमने इसको रिटर्न को ओपन कर देना है। तो ये बेसिकली रिटर्न इस तरह की आ जाएगी आपके सामने। तो इसमें ना फ़िलहाल हमारे पास ना इसमें जितने भी टैब्स हैं, 3 टैब्स हमारे रेलिवेंट है। एक बिजनेस वाला टैब रेलिवेंट है, एक जो है टैक्स चार्जेबल वाला टैब रेलिवेंट है, और इसमें ना एक एंड पे बेस्ट स्टेटमेंट वाला टैब, ये 3 टैब रेलिवेंट है। बाकी जो ना वो टैब जो ना वो दूसरे सिनेरियो वेरी कर रहे होते हैं, तो वो फिलहाल हम उस पर नहीं जाएंगे। सबसे पहले हम बिजनेस टैब के अंदर आते हैं। तो इसके अंदर ना बेसिकली हम जो बिजनेस इंडिविजुअल है उसकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और जो बैलेंस शीट है तो उसको हम फाइल करेंगे। तो ये जितना भी सेल्स वाला डाटा है, प्रॉफिट लॉस के अंदर सेल्स वाला और जो एक्सपेंस वाला डाटा है, तो उसको हम पुट कर देंगे। तो इसको हम वन बाय वन इसमें पुट कर देते हैं।
तो बिज़नेस के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग आइटम्स वाला जो है ना सब टैब, इसको हम क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे। अब इसके अंदर है बेसिकली सेल्स पुट करनी है और आपके डायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पे आ जाएंगे, और जो एडमिन या इनडायरेक्ट एक्सपेंस होंगे वो बेसिकली मैनेजमेंट या एडमिन वाले जो टैब है उसके अंदर आ जाएंगे। तो पहले हम सेल्स और अपने जो डायरेक्ट एक्सपेंस है उसको हम पुट करेंगे। जी, ये अपने सेल्स और अपने डायरेक्ट एक्सपेंस बुक कर लिए हुए हैं। तो अब जो ना हम एडमिन एक्सपेंस की तरफ आएंगे, तो यहाँ पे जो जितने भी हमारे एडमिन एक्सपेंस होंगे उन सबको हम ना पुट कर देंगे। जी, ऐसा अकाउंटिंग हेड जो कि रिटर्न के अंदर क्लियरली मेंशन नहीं है या फिर अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करेंगे, तो जो उसको ना बेसिकली मिसलिनियस एक्सपेंस के अंदर भी डाल के ना उसको ना आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। जी, ये हमारा प्रॉफिट लॉस पूरा हो गया हो, तो इसके ऊपर नेट प्रॉफिट आ रहा है 11,04,730। ठीक हो गया। आप इसके ऊपर जो टैक्स बन रहा होगा बेसिकली वो 6,04,73 है। तो ये जो टैक्स चार्जेबल है इसके एंड पे आएगा कंपटीशन, यहाँ पे हम जाएंगे तो यहाँ पे ना बेसिकली प्रॉफिट जो टैक्स बन रहा होगा एडमिन टैक्स के अंदर, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 6,04,73। तो अब हमारा जो प्रॉफिट लॉस है उसका दूसरा पोर्शन रह गया बैलेंस शीट की पुटिंग, तो ये रहेगी, इसको हम पुट करेंगे। जी अच्छा, ये बैलेंस शीट के अंदर जो ये जो स्टॉक स्पेयर्स आ रहा है ना, ये जो 2 मिलियन की हमने वैल्यू ली है, ये वैल्यू आपकी ना वही होनी चाहिए जो कि प्रॉफिट लॉस के अंदर अंदर जो क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है ना, ये वाली वैल्यू और जो बैलेंस शीट के अंदर जो स्टॉक इन ट्रेड आ रहा है, तो ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। इसके अंदर भी होता है कि अगर कोई ऐसा अकाउंटिंग हेड जो का इसमें अवेलेबल नहीं है लेकिन आपने उसको बनाया हुआ है, तो आप जो ना उसको अदर एसेट में या फिर नीचे अदर लाइबिलिटीज़ में आप उसको डाल सकते हैं। ये जो कैपिटल अकाउंट है बेसिकली ये इसका जो क्लोजिंग बैलेंस जो ना वो आपने लेके जाना है यहाँ पे, ये जो कैपिटल अकाउंट आ रहा है। तो वैसे जो ना जो कैपिटल अकाउंट में यही इसका फॉर्मेट होता है कि ओपनिंग बैलेंस जो होगा, जो ड्यूरिंग द ईयर इन्वेस्टमेंट होगी वो आपने आ जानी है। जो प्रॉफिट अर्न किया होगा तो वो आ जाएगा। ये प्रॉफिट कहाँ से आएगा, ये जो प्रॉफिट बेसिकली यहाँ से आएगा, जो आपने प्रॉफिट लॉस ना आपको बना हुआ ना, तो वहाँ से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो ना वैल्यू वो कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। और जो अगर ड्यूरिंग द ईयर जो आपकी ड्राइंग्स है वो आ जाएगी, तो जो नेट जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो जो वो ही कैपिटल का अकाउंट क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा। अब हम इसकी लाइबिलिटी ऐड कर लेते हैं, जो कि बेसिकली इसमें अकाउंटिंग हेड हमारे पास ज़्यादा है। तो यहाँ पे रिटर्न के अंदर जो ना और ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो हमने बेसिकली अदर लाइबिलिटीज़ के अंदर ही सबको ना पुट कर दिया हुआ है। तो आप देख लेंगे जो हमारी जो बैलेंस शीट है 4274,473, तो ये भी जो ना जो रिटर्न के अंदर जो बैलेंस शीट है वो भी टैली हो गई है। तो अब ना हम इसको प्रोसीड कर सकते हैं। तो अब ये जो ना हमारा जो प्रॉफिट लॉस वाला पोर्शन है और बैलेंस शीट वाला पोर्शन है वो पूरा हो गया हुआ है। अब हम ना इसकी तरफ आते हैं, जो टैक्स चार्जेबल है वाला है ना टैब, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके जो कंपटीशन वाली जो है ना शीट, इसके अंदर यहाँ पे बेसिकली हमारे पास समरी आ रही होती है, जितना हमने प्रॉफिट अर्न किया होता है, जो प्रॉफिट होता है उसके ऊपर जो टैक्स बन रहा होता है वो आ जाती है। यहाँ पे एडमिटेड इनकम टैक्स आ रहा है, तो ये हमारा एडमिटेड इनकम टैक्स बन रहा है। तो अब हम बात करते हैं क्योंकि जो ड्यूरिंग द ईयर हमारे पास टैक्स हमारे विद होल्ड हुए होंगे ना, या फिर जो हमने एडवांस टैक्स पे किए होंगे, तो उसको हमने ना इसको ना डिफरेंट जगह पे ना उसको पुट करना होगा। तो वो डिपेंड करता है कि हमारे पास कौन कौन से ना जस्टिफाइड टैक्स पड़े हुए हैं। तो अब जब हम जस्टिफाइड टैक्स को हम ओपन करेंगे, तो यहाँ पे जितने भी हमारे पास टैक्सेस है ना, तो जो हमने प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स पे किया हुआ है, अगर वो एडवांस टैक्स की फॉर्म में है 236C वाला और 236K वाला, तो वो बेसिकली हम ना इसको इसी पोर्टल के ऊपर रिकॉर्ड कर लेंगे। इसके अलावा कोई हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर टैक्स पे किया हुआ है, या फिर जो हमने ना टेलीफोन के ऊपर टैक्स पे किया हुआ है, तो हम उसको यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेंगे। और कोई हमने गाड़ी परचेज़ की हुई है, तो उसके ऊपर टैक्स जो पे किया हुआ, तो हम इसको यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेंगे। तो वो डिपेंड करता है कि आपका जो ना वो टैक्स किस तरह का आपने पे किया हुआ है। तो कुछ टैक्स होते हैं कि वो मिनिमम नेचर के होते हैं या फिर फाइनल टैक्स रिजीम में होते हैं, तो उसको आपने यहाँ पे पुट कर देना है। तो ये डिपेंड करता है कि जो आपका टैक्स बनता रेलिवेंट टैक्स होगा, तो आपने उसको ना रेलिवेंट पोर्टल में जाके ना उसको फीड कर देना है। तो अभी हमारी टैक्स लायबिलिटी बन रही है 60,473।
तो आपने जितना भी टैक्स पे किया होगा तो वो टैक्स जो है ना बेसिकली इसमें से माइनस हो जाएगा, तो जो रिमेनिंग टैक्स पेबल होगा तो वो हमें या तो पे करना पड़ेगा। अगर हमारा एक्सेसिव टैक्स आ रहा होगा तो बेसिकली वो डिफंडेबल इनकम टैक्स के अंदर ना वो शो हो जाएगा। तो इस तरह जो ना बेसिकली हमारे जो इनकम टैक्स रिटर्न वाला जो पोर्शन है वो पूरा हो चुका हुआ है। तो अब हम वेस्ट स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं। तो वेस्ट स्टेटमेंट को ना अब हमने इसको ना डाटा फीड करना है यहाँ पे। तो ये जो हमने टैक्स वर्किंग बनाई हुई थी तो इसको हम फीड करते हैं। तो इसमें पहले जो हमने हमारी जो इनकम थी तो उस इनकम को हम कॉपी करेंगे, तो उसको वेस्ट स्टेटमेंट वाले पोर्शन में जो नेट कंसिडरेशन ऑफ नेट एसेट्स यहाँ पे हम आएंगे। तो यहाँ पे ना बेसिकली आ रहा है इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो इसको अपडेट कर देंगे। तो ये हमने इनकम रिकॉर्ड कर ली हुई है। तो अब ये आपको पता है कि ये इनकम कहाँ से आई है। ये इनकम बेसिकली यहाँ से ये आई है जो हमने प्रॉफिट अर्न किया था ना आफ्टर टैक्स। ये बेसिकली वही इनकम है जो कि उस इंडिविजुअल की अब ना इनकम बन चुकी हुई है, जो कि उसने प्रॉफिट अर्न किया हुआ था आफ्टर टैक्स। तो अब हम दूसरे पोर्शन की तरफ आते हैं जो इसने एक्सपेंसिव इनकम किए हुए थे ड्यूरिंग द ईयर, वो हम रिकॉर्ड करेंगे। इसको पर्सनल एक्सपेंस वाला जो टैब है उसमें जाके हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। अगर आपके पास एक्सपेंसेस की बाइफिकेशन नहीं है तो आप जो ना बेसिकली टोटल एक्सपेंस जो ना बेसिकली अदर पर्सनल एक्सपेंस में जाके ना उसको टोटल वैल्यू को भी आप वहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो अब हम अपने एसेट की तरफ आते हैं कि जो हमारे एसेट्स है ना उसको हमने रिकॉर्ड करना है। तो ये पर्सनल एसेट्स जो लाइबिलिटीज वाला जो टैब है इस पर हम आके इसको रिकॉर्ड करेंगे। जो आपकी बिजनेस की इन्वेस्टमेंट होगी जो कि आपने इस सोल प्रोप्राइटर बिजनेस के अंदर की होगी, तो उसको ना बिजनेस कैपिटल के अंदर हम जाके ना हम यहाँ पे बिजनेस नेम ऐड करेंगे और यहाँ पे इसको ओके कर देंगे। और उसके बाद जो इसकी वैल्यू होगी वो ऐड कर लेंगे जो कि इसका कैपिटल होगा। और ये जो कैपिटल की वैल्यू है बेसिकली यहाँ पे जो हमने बिजनेस के अंदर टैब के अंदर जाके जो बैलेंस शीट है हमारी, जो बिजनेस एसेट और इक्विटी लाइबिलिटी वाला जो टैब है इसमें जाके जो हमारे पास ये वाली कैपिटल जो है ना कैपिटल की वैल्यू, ये दोनों आपस में मैच होनी चाहिए। तो हमारे केस में बेसिकली ये मैच कर रही है, तो हमने ये इसको रिकॉर्ड कर लिया हुआ है। ये जो हमारा जो ना बैंक बेसिकली ये वो वाला बैंक है जो कि पर्सनल बैंक है, यानी कि ये बिज़नेस के लिए यूज़ नहीं हो रहा। जो आपका सोल पार्टर के बिज़नेस के ऊपर जो बैंक नेम होगा तो उसका जो बैलेंस आपने बेसिकली इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं करना, वो अल्टीमेटली जो आपकी है ना बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट के अंदर जो है ना आपका आ रहा है ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, तो इसी के अंदर ना उसी का बैलेंस इंक्लूड है। तो लिहाजा जो पर्सनल एसेट बैंक स्टेटमेंट है और जो बिजनेस की बैंक स्टेटमेंट है, दोनों का बैलेंस आपने मिक्स नहीं करना, दोनों को अलग अलग जगह पे ही मेंशन करना है उसको। तो यहाँ पे फिलहाल हम जो इनका पर्सनल अकाउंट है, जो आपका पर्सनल अकाउंट होगा जो जिसमें बिजनेस आप जिसके थ्रू आप बिजनेस नहीं कर रहे, तो उसी का हम सिर्फ बैलेंस अपडेट करेंगे। यहाँ पे जो प्राइस बॉन्ड है बेसिकली उसको अदर एसेट में जाके उसको मेंशन करेंगे। जी अब हम जो लाइबिलिटीज़ है जो कि पर्सनल कैपेसिटी में पे होने वाली है इस इंडिविजुअल की, तो उसको रिकॉर्ड करेंगे हम। ये हमने ना बेसिकली वेल्थ को भी रिकॉर्ड कर लिया हुआ है। तो अब हम इसके ना इधर आते हैं कंसिडरेशन ऑफ नेट एसेट्स वाली पोर्शन में। तो इसको यहाँ पे भी हमने जितनी भी वैल्यूज थी वो सारी रिकॉर्ड कर ली हुई है। तो इस पर्सन की बेसिकली ना प्रीवियस ईयर की रिटर्न फाइल नहीं हुई, तो इसलिए ना यहाँ पे जीरो बैलेंस आ रहा है। अगर इसकी रिटर्न फाइल हुई होती तो वो बेसिकली ना सिस्टम ने उसको बाय डिफॉल्ट जो ना उसका ऑपरेटिंग बैलेंस यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर लेना था। तो अभी चूंकि इसका नहीं आया हुआ, तो बेसिकली यहाँ पे जो अनरिकनसाइल्ड अमाउंट आ रही है ना, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है तो इसको हम कॉपी करके ना इसके ओपनिंग बैलेंस के अंदर इसको पुट कर देंगे।
तो कैलकुलेट का बटन प्रेस करके तो इसको हम अपडेट कर लेंगे, तो अब ये ज़ीरो होगी हुई है। तो जब इस अनरिकनसाइल्ड अमाउंट की वैल्यू ज़ीरो हो जाए तो इसका मतलब अब ना रिटर्न आपकी सबमिट हो सकती है। और बशर्ते ये कि आपका ना कोई भी टैक्स पेएबल ना स्टैंड कर रहा हो। तो जो टैक्स पेएबल स्टैंड कर रहा होगा तो हमें कैसे पता लगेगा? जो हमारे पास है ना टैक्स चार्जेबल या पेमेंट्स वाला जो टैब है उसके अंदर कंप्यूटेशन वाला टैब आ रहा है, तो उसको हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे ना जो एडमिन टैक्स अगर जीरो आ रहा हुआ तो यहाँ पे इसका मतलब कि हमारा टैक्स या तो जीरो स्टैंड कर रहा है या पे हो चुका हुआ है। तो करंट केस में क्या हुआ कि हमारा जो ना एडमिन इनकम टैक्स आ रहा है तो 60,000 आ रहा है, तो अब इसको हम पहले हम पे करेंगे, तो उसके बाद ही ना जो बेसिकली हमें हमारी रिटर्न जो ना सबमिट हो सकती है। जो एडमिन वाला इनकम टैक्स आपने जो बनाना है चलान, तो वो ना आपको ना इसके ऊपर जो ना वीडियो इजीली मिल जाएगी। ये आपको ना यहाँ पे मिल जाएगी वीडियो, तो आप इस वीडियो को देख के आप ना इनकम टैक्स का चालान बना सकते हैं। और उसके बाद चालान बनाने के बाद जो ना उसको ना आप ना लिंक भी कर सकते हैं कि कैसे जो ना आपने अपनी रिटर्न को आगे जो ना प्रोसेस करना है, प्रोसीड करना है। तो जैसे ही आपका जो चालान सबमिट हो जाएगा तो उसके बाद जो ना बेसिक एडमिट इनकम टैक्स जीरो हो जाएगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने एट्रीब्यूट में जाना है, और एट्रीब्यूट में जाके ना ये जो बिज़नेस सेक्टर आ रहे हैं तो इसमें किसी भी बिज़नेस सेक्टर के अंदर ना हम इसको जो आपका जो रेलिवेंट बिज़नेस सेक्टर होगा तो उसको आपने एंटर कर लेना है, सेलेक्ट कर लेते हैं। और इसके बाद क्या करना है कि आपने वेरिफिकेशन में जाना है, और वेरिफिकेशन में जाके जितना जो आपका पिन कोड होगा तो आपने वो पिन कोड अप्लाई कर देना है। जैसे आप पिन कोड अब लगाएंगे तो इसमें वेरीफाई पिन करेंगे तो उसके बाद जो ना आपको ना रिटर्न जो ना सबमिटेड के लिए रेडी होगी, तो आप उसके बाद रिटर्न अपनी सबमिट कर सकेंगे। हम ना इसके चैप्टर पोर्शन की तरफ आते हैं कि हम ना अपना इनकम टैक्स चालान कैसे क्रिएट करेंगे अगर हमारा जो ना लाइबिलिटी राइज हो चुकी हुई। तो जैसा कि अभी आपसे डिस्कस हुआ कि अगर आपका टैक्स बनता हुआ है तो आप इनकम टैक्स का चालान बनाएंगे, तो वो चालान कैसे बनाना है, तो आप जो ना ये वीडियो अवेलेबल है, तो आपने इस वीडियो को देख के ना उस चालान को इजीली बना सकते हैं। और उस चालान को बनाने के बाद ना बेसिकली ना आपने ना उसको लिंक भी करना होता है अपनी रिटर्न के साथ, तो वो भी ना इसमें सारी गाइडेंस दी हुई है, तो आप ना उसको ना इजीली मैनेज कर सकते हैं। जी दोस्तों, हमारी ये वीडियो रिगार्डिंग हाउ टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ बिजनेस इंडिविजुअल इधर तक की थी। तो उम्मीद है कि इससे ना आपको गाइडेंस मिल चुकी होगी, और आप ना इस वीडियो के बेस पे जो ना अपनी रिटर्न जो ना खुद से फाइल कर सकेंगे अगर आपका कोई कॉम्प्लेक्स सिनेरियो नहीं है। तो उम्मीद है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा ताकि आप ना फर्दर अप टू डेट रह सकें, और आपके जो भी बिजनेस मैटर्स हैं रिगार्डिंग अकाउंट, फाइनेंस, SCP, ERP जो ना आप उसके रिलेटेड आपको ना हेल्प मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।